अगर तुम भी कल यानी कि 1 अप्रैल को अपने हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा बहुत सारी चीजों पे। जैसे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, व्हाट यू कैन डू टू स्कोर अ डिसेंट मार्क। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी नर्वस है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम तरीके से एग्जामिनर के सामने रख पाए। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे बच्चों से जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड दे जस्ट वांट अ डिसेंट मार्क। देखो, सीबीएसई ने पिछले 15 सालों में कुछ एक टॉपिक ऐसे है जिनसे कई सारे सवाल पूछे गए। मतलब अगर आपने उनके पैटर्न को देखा है तो ऑलमोस्ट 75-80% सवाल उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को पता करना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, गो चेक दैट आउट। अब जब आपने उन टॉपिक्स को फिगर आउट कर लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 3 बुक है, तीनों बुक की एक वन शॉट मैंने डाली है। केवल उन टॉपिक्स को जाके कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन टॉपिक्स में क्या है। जैसे अगर हम हड़प्पा के ड्रेन्स की बात करते हैं तो तुम्हें 2-4 फीचर पता होने चाहिए। तुम्हें अब एक नो हाउ पता लग गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें अब देखना है पीवाईक्यू की वीडियो। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, केवल उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें करने हैं। बनाने को मैं नहीं बोल रहा हूं, बस ये देखो कि कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करा गया है, किस तरीके से मैंने चीजें लिखी है। इंट्रो वगैरह भी आप नहीं बना पाएंगे, जस्ट पॉइंट्स पे फोकस करिए कि कौन सा पॉइंट आपको लिखना है। इससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इन्हीं टॉपिक से एमसीक्यूज भी काफी पूछे जाते हैं, तो अगर आप एमसीक्यू कर पाए तो उससे आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। सो मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो 40-50 नंबर का जुगाड़ आराम से इन टॉपिक से लग जाएगा। अब इसमें भी कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ये जानना है कि सर अगर मेरे पास बहुत कम समय है तो मुझे किन सारे चैप्टर्स को करना ही करना चाहिए और किन सारे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, अगर हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम बहुत कम है, पैनिक कर रहा हो, तो हर किताब में मैं 2 चैप्टर बताता हूँ, वो कर लेना। बुक 1 में आप दूसरा और चौथा चैप्टर करिए, बहुत सारे सवाल इनसे आते हैं। तीसरे चैप्टर को हाथ भी मत लगाना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बुक 2 में आप 5वां और 7वां चैप्टर करिए। छठा चैप्टर हाथ में मत लगाना, क्योंकि एक तो छठा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट ये एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। सो डू 5th चैप्टर एंड द 7th चैप्टर। 8th चैप्टर आसान है बट उससे ज्यादा सवाल आए नहीं है। तो ये हो गए 4 चैप्टर। और जब हम बुक 3 में आते हैं तो बुक 3 में सारे ही चैप्टर आसान है, थोड़ा सा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स है, तो उसे हम करेंगे इसके। पहले चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा सवाल रेबेल सरराज यानी कि दूसरे चैप्टर में है। तो बुक 3 में व्हाट वी हैव टू डू, आपको 10वां और 11वां चैप्टर करना है। 11वां चैप्टर भी बड़ा आसान है, खाली उसमें इवेंट्स और सीक्वेंस अगर आपने देख लिया है और हमारी वन शॉट एनफ है उसके लिए, तो ये 6 चैप्टर अगर आपने कर लिया, आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये रही उन बच्चों की बात जिनके पास होने पे लाले पड़े हुए हैं। अब आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने साल भर प्रिपेयर किया है एंड नाउ दे आर बेसिकली मेस्ड अप कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी इस चीज में बताता हूँ कि जब तक पेपर तुम्हारे सामने आ नहीं जाएगा ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक डरे हुए ही रहोगे। बिकॉज द मोर यू प्रिपेयर द मोर यू गेट टू नो दैट हाउ लेस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर, कि कितना कम हमने तैयारी की है। इसीलिए ये जो समंदर है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अभी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, वही चीजें करिए जो इम्पैक्टफुल है। हो सकता है कि पूरे बुक को अभी आप रिवाइज ना कर पाए, आपने काफी बार एनसीईआरटी देख ली है, नोट्स देख लिया है, तो बार बार उसको स्क्रॉल और ग्लांस करके अब कुछ नहीं होगा। सिर्फ इम्पैक्टफुल चीजें करो। डू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को लिखना नहीं है, जस्ट कीवर्ड्स वगैरह देखो, क्योंकि ये चीज तुम्हें वहां पे कल एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, एक बार आपने पीवाईक्यूज कर लिए और उन पीवाईक्यूज में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीवाईक्यूज हैं उनको तो आप अच्छे से कर लेंगे, उनको तो आप अच्छे से देख ले कि कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, किस तरीके से पॉइंट्स बनाए गए हैं, किन किन पॉइंट्स को आप लिखना चाहते हैं इसमें। देन कम्स द एमसीक्यू। अब चूंकि आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली है तो मैं आपको एमसीक्यू के लिए सलाह दूंगा कि हमने 3 सेशन अभी तक एमसीक्यू के लिए हैं, उसको देख लो या उनके पीडीएफ्स को कर लो। एमसीक्यू में क्या है ना, जब तुम लाइव चीजों को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एमसीक्यू जैसी चीज, सोर्स जैसी चीज, ये पूरा मैटर ही आपके कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंस एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे ना तो चारों ऑप्शंस में से चारों ही आपको सिमिलर लगेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड। तो एमसीक्यूज के लिए जितनी ज्यादा आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर है। हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पे फ्री टेस्ट है, उसमें से आप टेस्ट लगा सकते हो, या पीछे की यूट्यूब लाइव में से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाटएवर सूट्स यू डू दैट। नाउ कमिंग टू द मिसलेनियस स्टफ। आपको मैंने अभी पूरे किताब को रिवाइज करने को नहीं कहा था, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन को रिवाइज करने को कहा था। उसके बाद कहा कि एमसीक्यू कर लो। अब मैं कहता हूँ कि जितनी भी मिसलेनियस चीज़ है, हमने पर्सनालिटी पे वीडियो डाली है वो देख लो, मैप पे वीडियो आई है वो देख लो, सोर्स का सेशन लेंगे वो देख लेना। ये सब करके ना आप ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं और आप सिलेक्टिव रिवीजन कर रहे हैं। एक बार आपने सारे डेट्स देखे, आपने इमेजेस देख लिया, आपने पर्सनैलिटीज को देख लिया, आपने फिर सारे सोर्सेज देख लिए, आपने मैप देख लिया। नाउ यू आर प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली टू, और ओवरऑल भी आपने साथ ही साथ प्रिपेयर कर लिया। सो दैट इज हाउ व्हाट यू कैन डू एट दिस 11th आवर। और इसमें भी अगर आपको वीडियोस लंबे लगते हैं तो जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ्स हमने सारी टेलीग्राम ग्रुप पे और अपने ऐप पे अपलोड कर दी है। फिर भी नहीं मिलता है तो काइंडली रीच आउट टू अस ऑन द व्हाट्सएप 7319697299। सो दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस।
अब बात करते हैं कि भाई साहब हमें अपने आंसर्स को लिखना कैसे चाहिए, हाउ विल वी अटेम्प्ट द पेपर। तो इसमें अब जिन बच्चों की ठीक ठाक तैयारी नहीं है उनका अलग अप्रोच होगा, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनका अलग अप्रोच होगा। जिन बच्चों की ठीक ठाक तैयारी नहीं है, आप जैसा सीक्वेंस है वैसे ही शुरू करिए, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग भी नहीं किया होगा, तो आई एम सपोजिंग कि आपके लॉन्ग आंसर की जो टेक्निक है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप एमसीक्यू से ही शुरू करिए और जैसे जैसे आपके सॉल्व होते जाते हैं वैसे वैसे आप करिए। लेकिन हाँ, एक सेक्शन में जब दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे तो एक एंड लाइन ज़रूर खींचेंगे और सेक्शन का नंबर या सेक्शन का जो नाम है BCD वो ज़रूर लिखेंगे। ये हमेशा आपको करना है। ये बेसिक चीज़ है, अगर आप ये नहीं करते हैं ना तो एग्जामिनर नाराज़ हो जाता है, उसको टाइम लगता है कॉपी को बेसिकली फिगर आउट करने में, और हर एक टाइम उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका पैसा बनता है कॉपी चेक करने से। सो ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बेसिक से तैयारी की है, जिस सीक्वेंस से पेपर है उस सीक्वेंस से आप पेपर लिखो। अब जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, साल भर प्रिपेयर किया है, हाउ दे शुड अटेम्प्ट द पेपर, उनको शुरुआत करनी चाहिए सेक्शन C से, क्योंकि उन्होंने कंटेंट सारा तैयार किया हुआ है, आंसर राइटिंग के बारे में भी पता है, मैंने सेशंस वगैरह लिए थे, तो दे नो हाउ टू राइट द आंसर। अब उसको अच्छे से आपको तश्तरी पे रखना है, यू हैव टू सर्व देम वेल। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप 8 मार्कर से शुरू करिए। आपके आंसर राइटिंग की जो कॉम्पिटेंस है वो सबसे अच्छे तरीके से आप 8 मार्कर पे दिखा सकते हैं। स्टार्ट विद सेक्शन C, प्रॉपर एक इंट्रो लिखेंगे 2-3 लाइन का। जैसे अगर मैं यहाँ पे टॉपर्स आंसर शीट भी देखूँ तो हियर यू कैन सी बर्नियर के थ्योरी का यहाँ पे सवाल पूछा गया, उसके इम्पैक्ट का, तो इसने यहाँ पे इंट्रो लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट किताब है उसने लिखी उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए यू कैन यूज पेंसिल्स एज वेल, यू कैन यूज पेन एज वेल, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेंसिल ले जाना। पेंसिल से ही आपको मैप भी मार्क करना और पेंसिल से ही आपको चीज़ें अंडरलाइन भी करनी है, क्योंकि अगर आप पेन यूज़ करेंगे गलती से ऐसे हो गया तो फिर वो ओवरराइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पेंसिल से अगर साइड मैप मार्क करोगे तो वो मिट जाता है, इतनी भी बुरी चीज़ पेंसिल नहीं है। जब आपने इंट्रो लिख दिया उसके बाद यू हैव टू मेक द फ्लो चार्ट, एक बेहतरीन सा फ्लो चार्ट बनाना, 2 या 3 या 4 जितने भी उसके अंदर हेडिंग बन सकते हैं उतना बनाना, और फिर उसके बाद एक एक हेडिंग करके शुरुआत करना। जैसे यहाँ पे इसने सबसे पहले इंडिया के सिचुएशन के बारे में बताया कि एज पर बर्डियर, भाई साहब सिचुएशन इंडिया की कैसे थी उसका हेडिंग दिया है। यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसने सब जगह बुलेट पॉइंट ही यूज़ किया है। आप यहाँ पे स्टार यूज़ कर लो या रोमन नंबर यूज़ कर लो, और फिर इसके अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं उनमें ABCD या स्टार या बुलेट पॉइंट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक ही चीज़ में, एक ही कॉन्टेक्स्ट में, एक ही सेक्शन में दो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जैसे आप सिचुएशन ऑफ पीपल को भी रोमन नंबर से लिखे और उसके अंदर भी आप रोमन नंबर यूज़ करेंगे, दैट विल बेसिकली कन्फ्यूज द एग्जामिनर। तो आपको इस तरीके से टोटल मेरे हिसाब से 12-13 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी आपकी बीच में जो क्रिएटिविटी आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे इस आदमी ने रूरल सोसाइटी की हायरार्की को दिखाने के लिए एक सिस्टम भी बनाया कि भाई जो मुगल, कि भाई दैट इज़ बेसिकली द सोसाइटी, ये जो ऊपर के लोग हैं वो कुछ ही है और बाकी जो बड़ी तादाद है वो गरीब लोगों की है। इसके बाद इसने इन्फ्लुएंस बताया है बर्नियर के अकाउंट का। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते थे। एक तो थ्योरी यहाँ से निकलती है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की, एक थ्योरी यहाँ से निकलती है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, एंड देन आप करते हैं कंक्लूड कि भैया ये जो है बर्नियर का परसेप्शन है, इसने इस तरीके से इंडियन समाज को दिखाया, काफ़ी ब्लीक, काफ़ी स्टैग्नेंट, काफ़ी गरीब दिखाया, और इसके कुछ इम्पैक्ट्स हमें यूरोप में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जहाँ भी इसने सेक्शन ख़त्म किया है तो वहाँ पे इसने एक मार्किंग की है। तो मैं आपको सेक्शन ख़त्म नहीं, हर क्वेश्चन जब आप एक ख़त्म करेंगे तो आप एक मार्किंग करेंगे, दैट इज़ द थिंग यू हैव टू डू, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं कि भैया 3 मार्कर कैसे लिखा जाए। तो जैसे इसने एक 3 मार्कर लिखा है यहाँ पे संथाल रेबेलियन का, संथालों का इंट्रो दिया है, उसके बाद संथालों के रेबेलियन के रीजंस बताए हैं। तो आपको टू बी ऑन द सेफर साइड 4 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर नहीं बनते हैं तो 3 भी लिख के काम चला सकते हो। अगर चौथा पॉइंट नहीं मिलता है तो जो सवाल है उसके कंक्लूजन को ही चौथे पॉइंट में डाल दो। 4 पॉइंट में इसलिए लिखने को कहता हूँ क्योंकि कई बार अगर एग्जामिनर आपके किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं करता है तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, 3 पॉइंट के 3 नंबर तो मिल जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट द 3 मार्कर्स। अब बात कर लेते हैं MCQ की। MCQ में मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो सीधे ना MCQ में ऑप्शन लिख के चले आते हैं, 12 का A, 13 का B, 14 का C। अब आपके पास अगर समय है तो आप ऑप्शन के साथ ना ऑप्शन का जो एक्चुअल में कंटेंट है वो भी लिख दो। इससे क्या एग्जामिनर के लिए और आसानी हो जाती है। हमारा काम बेसिकली ये है कि हम एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें ताकि वो हमारी कॉपी पे कम से कम समय बिताए और ऐसे ऐसे टिक मारता चला जाए। जितना कम समय एग्जामिनर हमारे कॉपी पे देगा, तो हमने कंटेंट अगर पूरा लिखा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कंटेंट इतना स्मूथ हो, हमने कीवर्ड वगैरह हाईलाइट कर रखे हो प्रॉपर, ऑप्शंस के साथ उसका जो एक्चुअल में ऑप्शन में क्या है वो बता रखा हो। उससे एग्जामिनर का काम आसान होगा, वो ज़्यादा कॉपीज कम समय में चेक कर पाएगा और आपके पेपर को अगर कुछ 1-2 खामियां भी होगी तो इग्नोर करके पूरे नंबर देके निकल जाएगा। दैट इज द गोल शुड बी। तो जब आपने सेक्शन C, सेक्शन B कर लिया है, देन यू हैव टू कम टू सेक्शन D जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में हम बिल्कुल स्टिक रहेंगे मार्किंग स्कीम पे। अगर
पहला और दूसरा सवाल 1 नंबर का है तो हम उसमें एक ही पॉइंट लिखेंगे, या अगर कोई एक चीज़ है तो उसको इलैबोरेट करके छोड़ देंगे। और अमूमन तीसरा सवाल जो है वो 2 मार्कर होता है, उसमें 2 चीज़ें लिखेंगे। ज़्यादा हमें इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें होती है, बिकॉज़ हमें तुरंत जाके फिर एमसीक्यूज़ लिखने हैं। तो दैट शुड बी योर सीक्वेंस, स्टार्ट विद सेक्शन सी, देन गो टू सेक्शन बी, देन डू सेक्शन डी, क्योंकि सेक्शन सी में सबसे हेक्टिक आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव। फिर सेक्शन बी में थोड़ा-सा लोड कम होता है क्योंकि उसमें 3 मार्कर, और फिर सेक्शन बी में थोड़ा-सा आपका लोड कम होता है क्योंकि वहाँ पे 3 मार्कर्स है, और फिर सेक्शन डी में उससे भी कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 1 और 2 मार्कर है। तो धीरे-धीरे आप जो है अपने दिमाग को आराम दे रहा है, और फिर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपका दिमाग जो है कम से कम खपत होता है। सो दैट इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर। इसी सीक्वेंस में आप पेपर अटेम्प्ट करें। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ जनरल चीजें बताता हूँ जिसको लेके काफी कंफ्यूजन होती है, जो बहुत जरूरी है समझना। पहला, आप पेन और पेंसिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज पेंसिल वेर एवर पॉसिबल। आप अंडरलाइन करने के लिए, मैप में मार्किंग करने के लिए पेंसिल का यूज करें। हर एक क्वेश्चन जब खत्म हो रहा है तो आप उसके अंदर एक जो एंड लाइन है वो खींच देंगे ताकि वो फिल्टर हो जाए, क्योंकि ये सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। अगर गलती से आपने मान लेते हैं कि सेक्शन सी के 3 सवाल एक साथ, 2 सवाल एक साथ कर लिए और तीसरा सवाल आपको वहां पे नहीं बन पाया आपसे, तो आपने सोचा इसको मैं लास्ट में करूंगा। तो जब आप लास्ट में फिर सेक्शन सी के सवाल को कर रहा है तो वापस से आपको लिखना है कि वो सेक्शन सी है, एंड देन आप क्वेश्चन का नंबरिंग देंगे 30। उसमें भी अगर 2 सवाल होता है ना, ए और बी, तो 30 का बी है या ए है, या 29 का ए है या बी है, तो उस हिसाब से अगर बी सवाल अटेम्प्ट कर रहा है तो बी लिखना। ये नंबरिंग और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत जो है एग्जामिनर गौर करते हैं। उससे उनको पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से है, और अमूमन सारे एग्जामिनर चाहते हैं हमें कम से कम समय लगे, वही उनको प्रोवाइड करके दे दो। दूसरी चीज़, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर 3 8 मार्कर है और हमने देखा कि यार इसमें से एक 8 मार्कर तो मेरे समझ से बाहर है, बन ही नहीं रहा, तो अभी जो 2 8 मार्कर है पहले उनको बनाओ। उसके टेंशन को उस 8 मार्कर पे मत हावी होने दो जो तुम्हें आता है। सो जो आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। किसी एमसीक्यू को देखा, वो टफ लग रहा है, उसके बारे में सोचना ही नहीं। अभी जो मेरे सामने है उसको मैं देखूंगा, जब उस सवाल पे आएंगे तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, वहां पे पूरा दिमाग लगाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप उन सवालों पे जो आपको आते हैं उन पे भी आधा दिमाग लगा रहे हो, और जो आपको नहीं आते उस पर भी आधा दिमाग लगा रहे हो। तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी जो है डिवाइडेड है, एंड दैट विल नॉट प्रोड्यूस अ गुड आंसर। सो दैट इज द पैटर्न यू शुड फॉलो। दीज आर द माइन्यूट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है। बॉल पेन का यूज करना, जेल पेन का यूज मत करना। अगर कोई डायग्राम या कोई चित्र वगैरह बनाना हो तो उसके लिए पेंसिल यूज करना, क्योंकि अगर गड़बड़ाता है तो फिर उसे मिटाने का ऑप्शन तुम्हारे पास होगा। उसके बाद अगर कभी कहीं ओवर राइटिंग हो भी जाती है तो पूरे वर्ड को वहां पे मट्टी पलीत नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइन में काट दो, खत्म कहानी। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ नहीं करना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, एंड आई होप कि आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप सब ने पूरे साल मेहनत की है। कुछ लोगों ने लास्ट के 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना। ऐसा लगे कि तुम उस सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड आदमी हो, भले ही तुमने प्रिपेयर किया हो या नहीं किया हो। दैट इज माई मंत्र। आपकी तैयारी कैसी भी है, बट जब आप बैटल ग्राउंड में आते हैं तो ये बिलीफ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आई एम गोइंग टू लूज, क्योंकि आपने सोच लिया तो आप हारेंगे ही हारेंगे। सो चाहे आप गर्त में भी जा रहे वाले, तब भी आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किसी भी सीन में, एग्जामिनेशन में ही नहीं, लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि आई एम जस्ट अबाउट टू डाई, आई एम जस्ट अबाउट टू लूज माई सेल्फ, तब भी कॉन्फिडेंस और होप मत लूज करना, बिकॉज होपलेसनेस इज अ सिन एंड अ डिसेंट ह्यूमन शुड नेवर बी होपलेस। आई होप you all will do better. My best wishes. The whole team is wishing the best for you. Thank you for being till the end, and it was a great experience to teach you all, to be in touch with you all, and see you in the COD as well. Thank you.